ये कहानी है गांव के एक पुराने से मकान की। उस मकान में दो परिवार रहते थे। ऊपर वाली मंजिल पर अमीर जेठानी रमा और नीचे की मंजिल पर उसकी गरीब देवरानी सुनीता। रमा का परिवार बेहद अमीर था और शहर से आए हुए हर ऐशो आराम में डूबा रहता था। वहीं सुनीता का परिवार सादगी में जीता था, पर उनके पास दिल की दौलत बहुत थी। रमा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो। अरे एक बार खोल कर तो देखो। रमा ने गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत महंगी साड़ी थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे। अरे वाह, इसमें तो हीरे जड़े हुए हैं। ये साड़ी आप कहाँ से लेकर आए हैं? ये मैंने अपने एक दोस्त से लंदन से मंगवाई है। दोनों पैसों में चूर थे। वो किसी को कुछ नहीं समझते थे खुद के सिवा। वहीं उसी मकान के नीचे विनोद भी अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेकर आया। उसने पहले तो घर के बाहर अपनी साइकिल खड़ी की, फिर अंदर चला गया। ऊपर से विक्रम और उसकी घमंडी बीवी रमा देख रही थी। देख रहे हो अपने गरीब भाई को? साइकिल से चलता है लेकिन तुम्हारी देखा देखी ये भी अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लाता ही रहता है। अरे इसकी बीवी एक नंबर की लुटेरन है, विनोद को लूटती रहती है। खैर, विनोद ने अपनी बीवी सुनीता को साड़ी दी। विनोद, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप फिजूल खर्च मत किया करो। आप खुद के लिए तो कुछ लेते नहीं हो। जब भी आपको पैसे मिलते हैं आप मेरे लिए कुछ न कुछ ले आते हो। सुनीता, लोग औरतों को ज्यादा देखते हैं, आदमियों को नहीं। अब जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बातें घुमाना तो कोई आपसे सीखे। ठीक है, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैंने सारा खाना पहले ही बना लिया है। तो इस तरह से उन लोगों की जिंदगी बीत रही थी। फिर एक दिन रमा के घर कुछ शहर के खास मेहमान आने वाले थे। उसके पति ने बड़े बड़े शहर के लोगों को अपने घर बुलाया था। रमा का घर महंगे फर्नीचर और सजावट से भरा पड़ा था। रमा, किसी चीज की भी कमी नहीं होनी चाहिए। सारे नौकरों को बोल दो कि अगर गलती से भी किसी भी चीज की कमी रह गई तो उनकी 2 महीने की पगार काट लूंगा। वो तो मैंने सारे नौकरों को पहले ही बोल दिया है। वैसे नौकरों ने काम बढ़िया किया है। हमारे मेहमान तो हमारा घर देखकर ही जल भुन जाएंगे, देख लेना। मैंने खर्चा भी तो खूब किया है, अपने नीचे वाले भिखमंगों के जैसे नहीं है हम लोग। वहीं नीचे सुनीता के घर में उसके गरीब रिश्तेदार पहुंच चुके थे। बच्चों की चहल पहल और छोटे छोटे उपहारों के साथ वे बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। अरे बच्चों देखो, तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अरे आइए आइए मामा जी, हम सब तब से ही आपकी राह देख रहे थे। तुम बड़ी देर कर दी आने में। अरे क्या बताऊं बेटा, हम गरीब लोग हैं, हम चाहकर भी कहीं टाइम पर नहीं पहुंच पाते। बेटा, मैंने कल रात ही ट्रेन पकड़ ली थी, पर रास्ते में एक हादसा हो गया और इसलिए ट्रेन रास्ते में ही 8 घंटे खड़ी रही, वरना मैं आज सुबह ही पहुंच गया होता। मामा, देर हो गई तो कोई बात नहीं, कम से कम आप सही सलामत तो हैं। सुनीता, बातें तो होती रहेंगी, जल्दी से मामा जी और बच्चों के लिए खाना लगाओ। मामा जी कल रात से ट्रेन में बैठे, उन्हें भूख लगी होगी। मामा जी आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। सुनीता खाना लगाने लगी। वहीं उसी वक्त रमा के अमीर मेहमान अपनी बड़ी गाड़ी से उतरे और ऊपर वाले रमा के मकान में चले गए। वो जब ऊपर मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने ऊपर बालकनी से सुनीता के घर की तरफ देखा। वहां पर विनोद, सुनीता और उसके बच्चे हंसी खुशी मना रहे थे। तभी रमा के मेहमानों ने कहा, अरे ये कौन लोग हैं भाई जो यहाँ गरीबों की तरह रह रहे हैं? इनके कपड़े और घर की हालत देखिए। रमा, तुम्हें इन लोगों के साथ यहाँ रहना पड़ता है। हाँ सही कहा, इन लोगों की वजह से तुम्हारे घर की शोभा बिगड़ रही है। इन भिखारियों के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना उनकी जैसी मानसिकता तुम लोगों की हो जाएगी। वो लोग भी जोर जोर से बातें कर रहे थे, इसलिए सुनीता के रिश्तेदारों ने उनकी ये बातें सुन ली। खैर, ये सब सुनकर रमा ने भी अपने मेहमानों का साथ दिया और कहा, हाँ क्या करें, हमारे यहाँ ये लोग मजबूरी है, हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमसे बहुत दूर है। ये सब बातें सुनीता और उसका पति विनोद भी सुन लेता है। ये सब सुनकर सुनीता का दिल टूट जाता है, लेकिन वो चुपचाप सहन करती है। उसके गरीब रिश्तेदार उसे समझाते हैं, सुनीता मत सोचो इन बातों को, बड़े लोग हमेशा छोटे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। हमें हमारी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, एक दिन भगवान जरूर न्याय करेंगे। आप ठीक कहते हो, हम गरीब हैं लेकिन हमारे पास आत्मसम्मान है, हमें इस पर गर्व है। ये हुई ना बात, मैंने बहुत से अमीर देखे हैं पर इन लोगों जैसा कभी नहीं देखा। लगता है ये सब के सब या तो अपनी बाप की कमाई खा रहे हैं या फिर अभी नए नए अमीर बने हैं। शायद आप सही कह रहे हो मामा जी, हम इनकी बातें एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। खैर, इस तरह सुनीता और उसका परिवार गरीबी में भी संघर्ष करना नहीं छोड़ता। हर सुबह सुनीता और उसका पति मेहनत करते हैं। दिन रात काम करके वे अपने बच्चों का पेट पालते हैं और घर का खर्चा चलाते हैं। वहीं दूसरी ओर रमा का परिवार ऐशो आराम में समय बिताता रहता है
और दूसरों का मजाक उड़ाने में लगा रहता है। विनोद, सुनीता, मैं तुम लोगों के यहाँ एक दिन का मेहमान बनकर आया था, पर मुझे यहाँ रुके हुए तो कई महीने बीत गए। आजकल ऐसे भांजे मिलते ही कहाँ हैं। अगर मेरे ऊपर इतनी बड़ी समस्या ना आती तो मैं यहाँ इतने दिन रुककर तुम लोगों पर कभी बोझ ना बनता। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं मामा? मामा, इस घर में कोई बुजुर्ग नहीं था। कम से कम आपके यहाँ रहने से बुजुर्गों का साया तो हमारे सर पर है। वहीं दूसरी तरफ अमीर रमा और विक्रम के घर पर उसके अमीर मेहमान उस दिन से उनके घर में ही रुके हुए थे। उन्होंने धोखे से विक्रम की कंपनी को बर्बाद कर डाला और उन्हीं से पैसे लेकर अपनी नई कंपनी खोल ली। रमा के पति को बिजनेस में भारी नुकसान हो गया। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। ये जो लोग नए नए अमीर बनते हैं ना, इन्हें बिल्कुल अकल नहीं होती। अपनी अमीरी का दिखावा करने के चक्कर में अपना सारा कीमती सामान, कितना बैंक बैलेंस है, सब कुछ बता दिया। अब ये लोग भुगतेंगे और हम चलाएंगे अपनी कंपनी। बिल्कुल सही कहा। अब चुपचाप यहां से निकल लेते हैं। बेचारे ऊपर वाले नीचे रहने वाले हर गरीब का मजाक उड़ाया करते थे। अब दुनिया इनकी गरीबी का मजाक उठाएगी। चलो। वो दोनों रिश्तेदार चुपचाप विक्रम को बर्बाद करके वहां से चले गए। वहीं अब रमा का परिवार कर्ज में डूब चुका था। उन्होंने अपने सारे ऐशो आराम के सामान भी बेच दिए, लेकिन फिर भी उनका कर्ज चुकता नहीं हो पाया। मजबूर होकर रमा और उसका परिवार नीचे वाली मंजिल पर रहने चले आए। छोटे भाई विनोद, हमने तुम लोगों की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। मामा जी आपको भी खूब भला बुरा कहा। हो सके तो हमें माफ कर देना। आज हम जब खुद गरीब हो गए तब हमें एक गरीब के दर्द का एहसास हुआ। सुनीता, हमारा घर तक बिक गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे अंदर पैसों का घमंड आ गया था और शायद हमें उसी की सजा मिली है। अगर आप लोग हमारे गरीब खाने में रह सके तो आइए। हमारा घर भले ही छोटा है पर हमारा दिल बहुत बड़ा है। हाँ भैया, जो हुआ उसे जाने दीजिए। अब हम सब इसी घर में एक साथ रहेंगे। तो इस तरफ चारों लोग एक साथ नीचे वाले गरीब के घर में रहने लगे। दूसरी ओर सुनीता का परिवार अब अपनी मेहनत से धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा था। उनका छोटा सा काम अब एक बड़ी दुकान में बदल गया था। सुनीता और उसके पति की मेहनत रंग लाई थी। अब उनके पास खुद का अच्छा खासा घर था और वे गांव में इज्जत से जी रहे थे। मामा जी, अगर आपने हमारी पैसों से मदद ना की होती तो आज हम इस मुकाम पर ना होते। बेटा, ये सब तुम्हारी और सुनीता की लगन और मेहनत का नतीजा है। इधर अब रमा समझ चुकी थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी देवरानी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। एक दिन वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सुनीता के पास गई और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोली, सुनीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे मेहमानों का बहुत अपमान किया। उस समय मुझे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था, पर अब समझ में आया कि असली दौलत आत्मसम्मान और मेहनत होती है। रमा दीदी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हालात कभी भी बदल सकते हैं। मेहनत और इज्जत से जीना ही असली दौलत है। हम सभी एक ही परिवार हैं। रमा का परिवार अब गरीब हो चुका था और वही लोग जिनका वे कभी मजाक उड़ाते थे अब उनकी मदद के लिए आगे आए। गांव वालों ने भी रमा का मजाक उड़ाया, लेकिन सुनीता और उसके पति ने रमा के परिवार को सहारा दिया। रमा के अमीर मेहमानों ने उन्हें ही चूना लगा दिया। वहीं गरीब सुनीता के मेहमान ने उनकी मदद की और साथ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए। असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो इज्जत और आत्मसम्मान है जो हमारी मेहनत से हमें मिलता है।